बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। तो ज़ाहिर है पूरे जहां की कुछ बात करनी है। कनाडा में खालसा डे पर जो तकरीब हुई वो मोदी साहब के ख़िलाफ़ हो गई, बल्कि वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी आए, उन्होंने भी तकरीर की, अपोजिशन रहनुमा भी आए और सब ने मजम्मत की मोदी साहब के पॉलिसी की। और इसके बाद हम बात करेंगे चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई माहदे की एक झलक सामने आई है, सब मरीन की लॉन्चिंग हुई, उस पर बात करेंगे। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में रूस यूक्रेन जंग में शुमाली कोरिया के मिसाइल का तस्करा हुआ, एक रिपोर्ट भी तैयार हुई और उस पर बात भी हुई, इसका जिक्र करेंगे। उसके बाद आएंगे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में दुनिया की माली मुश्किलात का जिक्र रहा और हमारे वज़ीर आज़म ने भी अपने मसाइल बताए। मौसमियाती तब्दीली का जिक्र हुआ जिसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम मुतासिर हैं, इस पे बात हुई। और फिर सरमायाकारी पे भी बात हुई। और इसके बाद बात करेंगे गज़ा में जंगबंदी की कोशिशें और नेतन्याहू लेकिन बज़िद हैं कि जंग करते रहेंगे और बमबारी करते रहेंगे। ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ये जो आज मौज़ूआत बताए हैं जैन साहब ने, वो इंतहाई अहम हैं। एक तो ये बात है कि जो सिखों के खालिस्तान की आज़ादी की जो बात है, और उसमें कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि सिखों के हकूक़ और आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये पहले ही दुनिया का एक वज़ीर आज़म है कनाडा का जिसने सिखों की आज़ादी का बाकायदा हिमायत का ऐलान किया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि सिखों की जो आज़ादी की तहरीक है वो अब जान पकड़ेगी और वो आलमी मंज़रनामे में सामने उभर के आएगी, जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी। और ऐन मुमकिन है कि ये आज़ादी की तहरीक जो है वो दूसरी आज़ादी की जो तहरीकें हैं इंडिया में, जब मैं इंडिया गया था 2005 से 2010 तक जाता रहा था, तो उस वक्त मैंने वहाँ पर 29 जो है उनका डाटा जमा किया था। और वो फिर मैं जो डाटा तो जमा वहाँ से नहीं किया था, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ नहीं मिल सकता था, वो जो गूगल से मिला मुझे। लेकिन वो बातें जो सुनने को मिली थी, तो उसका जो है फिर वो हमने उसका अहाता किया और उसको समझा हमने। तो अब सवाल ये है कि पहली मरतबा ये हुआ है कि वो भी से जो बैसाखी का उनका जो मेला होता है, उन बैसाखी का जो त्यौहार है, उस पर उन्होंने कहा कि हकूक़ और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और जस्टिन ट्रूडो की जो मुखालफत की एक तो वजह ये है कि वो इंडिया जस्टिन ट्रूडो को कि बहुत बेइज्जती करता रहा है और कनाडा को कोई मुल्क नहीं समझता। वो अपना उनको एक ज़र ख़रीद ग़ुलाम समझता है। और सबसे पहले ये हुआ कि जब ट्रूडो वहाँ पे आया तो उसकी बड़ी इंडिया आया तो उसकी बड़ी तौहीन की गई। और ट्रूडो ने जाकर फिर अपनी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए ये कहा कि क्या हुआ वहाँ पर, मैं वहाँ गया, वहाँ से वहाँ आया और वहाँ से और वापस आ गया, बस ये मेरा किस्सा है। वहाँ पे ना कोई मायदा हुआ, ना मेरा कोई इस्तकबाल हुआ, ना मुझे कोई इज़्ज़त दी गई। और ये बात वहाँ से मोदी साहब की इंतहाई डटाई और बेगैरती और एक मेहमान बुलाकर उसके साथ में बेइज्जती करना, कि ये बदतरीन मिसाल है जो कि जस्टिन ट्रूडो के साथ हुई। और ये बुनियाद पड़ी जस्टिन ट्रूडो और उसके दरमियान में इख्तलाफात की। लेकिन इसके बाद में जो बड़ा और भी ज़्यादती ये की कि उसको एक मुल्क न समझते हुए उन्होंने जो हरदीप सिंह नजर को मारा, जो खालिस्तान की तहरीक के लिए जो एक बड़ा रहनुमा थे, उसके बाद में उन्होंने इसका बाकायदा इजहार भी किया कि जस्टिन ट्रूडो ने। और वो एक अच्छा आदमी है, कम से कम उसमें इंसानियत है, वो सच की बातें करता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ बहुत बड़ी तादाद में सिख रहते हैं, हम उनकी आज़ादी की हिमायत करेंगे। और 8 लाख सिख रहते हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है, ये उसके जुमले हैं। और इस तरह से ये उनके मुल्क में जो गिरफ़्तारी हुई है, जो उनके मतलब कत्ल हुआ है हरजीत सिंह का, उसकी जो सबूत उन्होंने फ़राहम कर दिए इंडिया को, लेकिन इंडिया ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से फिर वो नाराज़गी बढ़ी उनके दरमियान में। जो सफारतकारी है, सफारतकारों का जो है एक दूसरे को मुल्क निकाला मिला, ट्रूडो ने वहाँ से निकाला तो इंडिया ने कनाडा के लोगों को निकाला। फिर हाल ही में एक अमेरिकी में खालिस्तान के जो वाशिंगटन पोस्ट है, उसने जो ख़बर दी है वो मुसद्दक़ा है। सारी दुनिया इसमें ये बात तस्लीम करते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट एक अच्छा अखबार है, जो कि कम से कम उसकी ख़बर जो है मुसद्दक़ा होती है, उसकी तस्दीक शुदा होती है। तो उन्होंने कहा कि भारत से अलहदगी की जद्दोजहद करने वाले खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा गुरु गुरु अगरचोबन सिंह
गुरु पतवंत सिंह। गुरु गुरु पतवंत सिंह जो है को अमेरिका में कत्ल करने का मनसूबाबंदी में नरेंद्र मोदी के करीबी साथी मुलविस हैं। इस बात का इंकशाफ जो अमरीका के वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी तहकीक रिपोर्ट में किया है। ये रिपोर्ट अमरीकी तफ्तीशी इदारों CIA और FBI को की कि अमेरिका में कत्ल की नाकाम कोशिश पकड़े जाने से मुतल्लिक तहकीक की मदद से मरतब की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जब गुज़िश्ता बरस भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका के दौरे पर थे, तब भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस इराक़ के सरबराह विक्रम यादव मोदी पर कड़ी तनकीद करने वाले सिख रहनुमा गुरबख्श सिंह को कत्ल करने वाले के लिए किराए कातिलों की टीम को हिदायत दे रहे थे। विक्रम यादव ने टारगेट सिख कारकुन पन्नू के ये गुरुवंत सिंह पन्नू के न्यूयॉर्क में एड्रेस समेत तमाम अहम मालूमात हिदायत के साथ आगे भेजी कि जैसे ही ये गुरपतवंत सिंह पन्नू घर पहुँचे, किराए कातिल को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाए। अमेरिकी खुफिया अदारों की रिपोर्ट तहक़ीक़ात की रोशनी में वाशिंगटन ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि सिख रहनुमाओं को अगुनेमा कत्ल करने के ऑपरेशन की मंजूरी भारतीय खुफिया एजेंसी राह के उस वक्त के सरबराह सिमंत गोयल ने दी थी। वाशिंगटन रिपोर्ट के मुताबिक राह के सरबराह सिमंत गोयल ने शिमाली अमेरिका में सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने और कत्ल करने पर जोर देते हुए कहा कि लद्दी पसंदों को कत्ल करना तरजीह है। वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गुरपतवंत सिंह के कत्ल की मनसूबाबंदी में भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोल भी आगाह थे, यानी वो भी इसमें शामिल थे। अब इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक आलमी मुकदमा बन सकता है इनके ख़िलाफ़, और ऐन मुमकिन है कि ये बन जाए, क्योंकि आलमी अदालत में कनाडा जो है इसमत में अगर इसमें दिलचस्पी लेगा तो इसमें जो मगरबी ममालिक हैं, ख़ुसूसन फ़्रांस है और दूसरे ममालिक हैं, अमेरिका भी ख़ुद को जो है इंडिया पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है इस वाक़े को, क्योंकि इंडिया जो है अमेरिका के साथ मिलकर चीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वो दिखावा करेगा, वो मंदिर बनाएगा, वो सूरत हाल को ऐसे ख़राब करने की कोशिश करेगा और दिखावा करके वहाँ पर सरहदों पर जैसे 10 लाख फ़ौज जमा की है वहाँ पर सड़कें बनाएगा, वहाँ बहुत सी चीज़ें करेगा, लेकिन असल में जंग नहीं करेगा। अगर अमेरिका का ये मंसूबा है कि पाकिस्तान की सरहदों से दूर तिब्बत के इलाके में जंग हो, अरुणाचल प्रदेश में जंग हो, लेकिन पाकिस्तान से दूर हो ताकि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व न हो, और इंडिया जो है ये कोशिश कर रहा है कि टू फ्रंट वार यानी दो सरहदों के ऊपर जंग करे। इंडिया और चीन के दरमियान में जो सरहद है उसकी लंबाई जो है वो 3448 किलोमीटर है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, और इस पर करीब 4600 किलोमीटर का इलाका चीन ने बकौल इंडियन के हथिया लिया है। 4600 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, जो कि इंडिया के कब्ज़े में चला गया, इंडिया के कब्ज़े से निकल कर चीन के कब्ज़े में चला गया। और दूसरा वो कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वो चीन के साथ कहते हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल जो कहते हैं LOC जो कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सरहद है उसको कहा जाता है। वो कहते हैं हम यहाँ भी लड़ सकते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी लड़ सकते हैं और चीन के ख़िलाफ़ भी लड़ सकते हैं। तो हमारा ख्याल ये है कि वो ये ख्वाब देख रहे हैं, और अभी हमने पहले भी आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि उन्होंने क्या किया है कि 7 कोर जो हैं वहाँ पर इंडिया में अमेरिका चाइना की सरहद पर लगा दी हैं, और इस उम्मीद पर बैठा है कि कब अमेरिका उसकी इमदाद को आए, तो अमेरिका उसकी इमदाद को नहीं आएगा, ये हमें यकीन है। क्योंकि अमेरिका ने हर जहाँ पर भी फ़ौजें उतारी हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो कंबोडिया हो, हर जगह वो डिफ़ीट खाया उसने, और वो अपनी फ़ौजें जहाँ भी उतारेगा उसको डिफ़ीट होगी। तो उसको सबक सीख लिया है, वो अपनी कई फ़ौजें नहीं उतारेगा, वो ज़्यादा ड्रोन दे सकता है, तो और वो अगर ड्रोन देगा तो वो फिर अमेरिका जो है ऐसे डायरेक्ट उसकी लड़ाई हो जाएगी। तो अमेरिका सारा डिपेंड ये करेगा कि किस तरह से इंडिया को इस आग में झोंके, और इंडिया इस आग में नहीं झुकेगा। उसको मालूम है कि उसको सरज़मीन में रहना है और चीन उसका पड़ोसी है। पाकिस्तान को वो किसी उसमें नहीं गर्दानता, लेकिन आप ये देख लें कि इस वक्त 7 कोर वहाँ पर लगी हुई हैं, जो मैंने जैसे पहले भी गिनवाया था, कोर नंबर 1, कोर नंबर 3, कोर नंबर 4, कोर नंबर 13, कोर नंबर 14, कोर नंबर 17, कोर नंबर 33 या 18 भी। तो अब अगर ये कोर को गिन लिया जाए तो 7 कोर हैं, और 7 कोर के अंदर जो है अमूमी तौर पर 3,50,000 या 52,000 जो आदमी होने चाहिए। लेकिन उन्होंने ये किया है कि एक कोर के अंदर या एक डिवीज़न के अंदर जो है
एक कोर में 36,000 आदमी होते हैं, यानी 3 डिवीज़न होते हैं उसमें, और एक डिवीज़न जो है 12,000 फौज जो इंडिया के, हमारे तो डिफरेंट साइज़ हैं। तो उसमें जो है उसमें 36,000 की बजाय उन्होंने एक डिवीज़न को 90,000 कर दिया था। जो 14 कोर वहाँ पर नाफिज थी, पहले तो 15 ही कोर लगी हुई थी पाकिस्तान की सरहद पर भी और चीन की सरहद में भी। लेकिन 2020 में उन्होंने ये किया, नहीं जब हमारी कारगिल की जंग हुई तो उन्होंने 14 कोर अलग कर दी और 15 कोर अलग कर दी। 15 कोर को हमारी सरहद पर रहने दिया और 14 कोर उनके लिए बना दिया। तो उस 14 कोर की जो तादाद थी उन्होंने 36,000 से बढ़ के 90,000 कर दी। तो 90,000 को अगर मान लिया जाए तो 7 कोर हैं तो 6,30,000 के करीब होते हैं। तो वो अब उन्होंने बढ़ाकर अब साथ साथ में वो और फिर 3 लाख के करीब जो है उन्होंने ये किया है कि वो फ़ौजें जो अग्निवीर के नाम से उन्होंने नई फ़ौज 3 डिवीज़न फ़ौज जमा की है, तो करीब करीब 3 लाख वो होते हैं। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये किया है कि जो 2 लाख के करीब जो है वो जो उनकी वो पैरामिलिट्री फ़ोर्स होती है, जैसे हमारी रेंजर्स होती है, वो उन्होंने लगा दिए। तो कोई 10 से 11 लाख के करीब हमारा अंदाज़ा है कि वो लगाइए। बाकी जो फ़ौज हैं कि 14 लाख फ़ौज जो उनकी रिकॉर्ड पर हैं, और पैरामिलिट्री फ़ोर्स जो है करीब करीब 3 लाख के करीब हैं। तो यूँ मिलाकर उनके 17 लाख करीब होते हैं, और 3 लाख उन्होंने भर्ती कर लिए हैं अग्निवीर के नाम से। तो ये 2 मिलियन हो गए, 20 लाख के करीब हो गए हैं या इससे ज़्यादा हो गए हैं। तो वो उन्होंने कुछ हिस्सा लगा दिया पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, कुछ बहुत ज़्यादा हिस्सा लगा दिया चीन के वहाँ पर टनल भी बना दिए हैं, और इस तरह की टनल बना दिए हैं कि वो हर मौसम के अंदर, क्योंकि लद्दाख में जब से आप जाते हैं गर्मी के ज़माने में भी, तो वहाँ पर जो है माइनस में टेम्परेचर होता है। तो उन्होंने अंडरग्राउंड टनल बनाई हैं, बहुत सड़कें बना दी हैं ताकि वो ऑल वेदर जो है उनके पास कम्युनिकेशन हो सके। उनके पास असला सलाम फराम किया, लेकिन उनके पास अभी तक कपड़े नहीं हैं। उनका जो बजट है वो कुल 72 बिलियन डॉलर का है, और चाइना का उसके मुकाबले में 227 बिलियन डॉलर का है। तो कोई मुकाबला नहीं है इनके दरमियान में। फिर चाइना आजकल की जंग जो है वो सिर्फ आज मैन पावर से नहीं लड़ी जा सकती। आजकल की जंग जो है टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है, जो कि टेक्नोलॉजी में चाइना अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। बल्कि बाज़ ये कहा जाता है कि वो खुद अमेरिकी जो लोग हैं वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में चाइना उनसे आगे निकल गया है। अब अगर ये सूरत हाल है तो फिर आपको वो इंडिया को पता है अपनी ताकत का, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, वो इससे जंग नहीं करेगा। लेकिन अब देखा जाए तो बेसिकली तो बहस ये है कि सिखों की जो आज़ादी की तहरीक है वो इस मकाम पे पहुंच गई है जहां पर एक मुल्क का सरबराह उनकी हिमायत में खड़ा हो गया, उनके जलसों में आता है, उनकी हिमायत करता है, और उसकी कहा कि सिखों के हकूक़ और आज़ादी की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये जुमला कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का है। इट विल बी फॉलोड बाई सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़। लेकिन कश्मीरियों के लिए अभी तक बात नहीं उठ रही है, क्योंकि सिख मुसलमान नहीं हैं, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई आदमी, दुनिया का कोई मुल्क जो है, जो कुर्ब क़यामत की एक निशानी है कि कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है सारे जो है जो गैर मुस्लिम होंगे वो मुत्तहिद हो जाएंगे, जो हो रहे हैं इस वक्त, हो चुके हैं। और आप देखिए कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है गज़ा के अंदर, मुसलमानों की जो गज़ा के अंदर जिस तरह से शहीद किया जा रहा है, वो दुनिया की तारीख़ में सिर्फ यहूदी कर सकते हैं। जी, एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। फिर साहब ये देखें, पहले भी ये अमरीकी अखबारात में आया था। बात ये नहीं है, बात ये है कि अमेरिका ने, जब अमेरिका को पता लग गया था, इतना जो तफसील दी है उन्होंने, नाम तक दिए हैं जी, कौन कौन मुलविस है, तो फिर उन्होंने क्यों उसको नहीं पकड़ा, क्यों छोड़ दिया? शायद इसमें तो ये बात समझ में आती है, तहकीकात की बात नहीं है, उनको अमेरिका CIA को पता होता है। ये बात तो कैसे हो, सेटेलाइट से उनको पता है, उनको मैन उनकी जो ह्यूमनेट उनका एक सिस्टम है, उनके ह्यूमनेट के इंसानों की टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है, उससे वो कैच कर लेते हैं। जी, उनका जो एक आला है, जो हमने अपनी किताब जो है जो पाकिस्तान ईरान स्ट्रेटजिक जो दोस्ती का जो हमने किताब लिखी है, जो बहुत बड़ी तवाना किताब है जी, उस किताब में हमने एक जिक्र किया है कि उनके पास, अमेरिका के पास कौन कौन से हथियार हैं, और ईरान के हथियारों का और अमेरिका के हथियारों का मुआवजा किया है। तो उस हथियारों में एक ह्यूमनेट भी होती है उसमें। जब वो फ़र्ज़ करो एक ज़बान आप उसामा बोलेंगे तो फ़ौरी तौर पर वो रिकॉर्ड कर लेगा कि उसामा बिन लादेन इस आदमी ने बोला है, उसामा बोला है या उसामा बिन लादेन बोला है। और वो जो आपकी जो ऐप होगा वो आपका पीछा करेगा और आपकी तमाम हिस्ट्री निकाल के फेंक देगा। ये ह्यूमनेट कराता है, ये ह्यूमन आपका। और फिर जो इसके अलावा
उनके पास फिर और ज़राए हैं उसको कंफर्म करने के, उनके पास सुपर कंप्यूटर है, वहाँ पर जाते के साथ ही वो जैन का नाम डालेंगे और वहाँ जैन के तमाम बातें, सच टीवी का वो साहब को एंकर है, सच टीवी में ये बातें होती हैं उनके ख़िलाफ़, वो ज़्यादा ईरान की हिमायत करते हैं या पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक सेकंड में निकल आएंगी। तो उनको मालूम था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के इसको छोड़ा ताकि आगे काम आए, और वो इसके लिए वो अब निकाल रहे हैं ख़बर, ताकि वो इंडिया को दबाव में डालें और दबाव में लेकर वो चीन से लड़ाएं। अब चीन से वो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, तो अगर नहीं लड़ेगा तो फिर ये सिखों की आज़ादी की बात को आप यकीनी समझ लें। फिर इसका फॉलोड बाय दी, आपने देखा कि उसकी बात भी करने लग गए हैं, उनकी भी रिपोर्ट निकाल दी उन्होंने, मणिपुर की भी हाँ, उन लोगों पर निकाल देंगे, फिर नागालैंड की भी आएगी, फिर बोडोलैंड की भी आएगी और 10 और आएंगी। तो इसका फ़ायदा तो इलेक्शन में मोदी साहब को पहुंचेगा फिर, क्योंकि वो तो हीरो साहब को इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मोदी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मोदी इज इररिलेवेंट नाउ। अब बहस ये है कि इंडिया का क्या बनेगा। ये तो अभी हमें बहुत खुश हो रहे हैं, शादियाँ ने बजा रहे हैं, तमाम जो इंडिया के ब्लॉगर हैं, इंडिया की जो मीडिया है, 400 से ज़्यादा 2000 से ज़्यादा अखबारात हिंदी के, हर ज़बान के बोलने वाले, तमिलनाडु के, नाडू है, फलाना है, दिमका है, हर आदमी अखबार बना, लाखों की तादाद में छपते हैं। शादियाँ ने बचा रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान 1 बिलियन डॉलर की भीख मांगता फिर रहा है। अबे बेवकूफ़ो, तुम देखते नहीं हो कि पाकिस्तान 1 लाख की भीख मांग रहा है, लेकिन कपड़े तो उनको देख लो। नहीं, 4-5 बिलियन डॉलर की, 1 लाख नहीं, वो 1 बिलियन की, 1 बिलियन के लिए भीख मांगता फिर रहा है ना IMF से। नहीं, वो तो एक तो हमारी किस्त थी और 8 बिलियन का हमने नया प्रोग्राम आप समझे नहीं, जिस वक्त 1 बिलियन आप मांगते फिर रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पिछले दौर की, तो उस वक्त हमारा मजाक ऐसा उड़ रहा था जैसे कि हम बाज़ार के अंदर भीख मांग रहे हो, कटोरा हमारे हाथ में हो। तो आप देखो कि हम तुमसे अच्छे कपड़े आज भी पहनते हैं, तुमसे अच्छी तरह अच्छा खाना खाते हैं, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करने वाले, क्या लोग हैं। अच्छा, और ये भी तुम्हें याद नहीं आ रहा कि हमारी हिस्ट्री क्या है। अच्छा, आप ये समझते हो कि बाबर नहीं रहा तो फिर बाबर की औलाद तुम जिंदा है, मगर अगर अगर हमारी खिलजी नहीं रहा तो खिलजी की औलाद तो जिंदा है, अगर अहमद शाह अब्दाली नहीं रहा तो अहमद शाह के अब्दाली की औलाद तो जिंदा है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जो अफ़गानी हैं वो हमेशा लड़ना चाहते हैं, आप उन्हें लड़ने दें। बेहतरीन जगह है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मुसलमानों से ज़्यादती हो रही है, तो वो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल ठीक है मेरे साहब। अच्छा जी, आप चलिए साहब, आप चीन और पाकिस्तान के दिफाई माहदे पर। भाई, चीन और पाकिस्तान का दिफाई माहदे की बात ये नहीं है, ये बात में हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि 20 और 21 अप्रैल 2015 को जनाब मोहतरम शी पिंग जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे जी। उस वक्त एक माहदा हुआ था कि 8 और बहुत सारे माहदे हुए थे, उसमें 8 जो है हमारी आबदोज़ें बनाने का फ़ैसला किया गया था। क्योंकि ये जब तक कि हमारे पास आबदोज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक हम जो हमारे पास तो ये अभी तक कहीं किसी वक्त हमने ये पूछा था किसी से कि भाई ये एटमी आबदोज़ें हैं, एटमी पावर्ड आबदोज़ें हैं या नहीं हैं, वो किसी ने इसका जवाब नहीं दिया था। अब ये बातें कहीं ना कहीं से निकल के आ रही हैं कि एटमी आबदोज़ें हैं, ये एटमी पावर्ड आबदोज़ें हैं, यानी इसका मतलब ये है कि समंदरी हदूद में रह सकती हैं मैंने महीनों तक। वो उसके लिए क्योंकि हर फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, फ्यूल का के लिए उसको सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, भरने के लिए आना पड़ता है, लेकिन जो अंदर वो मौजूद हैं वो सिस्टम खुद बहुत काम करता रहता है। आप महीनों महीने छुप रहेंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 8 उसका माहदा हुआ था। अच्छा, अंगूर क्लास आबदोज़ जो है वो दुनिया में कोई अंगूर क्लास आबदोज़ है नहीं, पहले ये आबदोज़ है जिसकी टेक्निकल नो हाउ स्पेसिफिकेशन किसी के पास मौजूद नहीं दुनिया के अंदर। हंगू हमारे एक दरिया का नाम है बलूचिस्तान के, उसके नाम पर ही हमने ये अंगूर आबदोज़ रख दी है। हंगू आबदोज़ की स्पेसिफिकेशन क्या है दुनिया को किसी को नहीं मालूम, बशुमुल हमारे पाकिस्तानियों को भी नहीं मालूम। अब जब ये आएगी, ये दुनिया में पहली तरफ निकलेगी तो फिर इसका पता लगेगा जी। अब माहदा ये हुआ था कि 4 आबदोज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में बनेंगी, हमारी शिपयार्ड में, कराची के शिपयार्ड में, और 4 आबदोज़ें वहाँ बनेंगी चीन में। तो पहली आबदोज़ का इफ्तिताह हुआ है 27 अप्रैल 2024 को, जिसमें हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी जो चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ हैं पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वहाँ तशरीफ़ ले गए थे। वो चीफ़ गेस्ट थे। उन्होंने कहने का खत्ते में अमन के क़याम के लिए हम पुरज़म हैं, जदीद तरीन आबदोज़ों के असूल से खत्ते में इस्तेकाम को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अब ये जुमला को लफ्ज़ इस्तेमाल करें जदीद तरीन जी, इसका मतलब ये है कि रेहान जो इनके आबदोज़ है या उनका तैयारा बरदार जहाज़ है या उनकी आबदोज़ें हैं उनसे कहीं बेहतर है ये।
अब हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम यहाँ पर अपने जहाज़ों की हिफाजत कर दें, हम ब्लू वाटर नेवी बन जाएं। तो ये 2028 में आठों को आठों आबदेज़ें हमें मिल जाएंगी। 4 हमारे यहाँ बन रही हैं, 4 वहाँ बन गई हैं, 1 लॉन्च हो गई है। अब इसकी जो आपने जो हमें इत्तला दी है वो ये दी है कि इसकी जो रफ्तार है वो जो 20 नॉटिकल माइल पर आवर है जी। इसकी कुल तादाद जो है इन चारों 8 जो कि है $4.5 बिलियन है उसकी कीमत लागत जो है वो ये है। तो अब ये जो माहिदा हुआ था 4 अब्दुल कराची में और 4 यहाँ, तो अब हम देखना पड़ेगा कि हम पहले तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा जाया करते थे, लेकिन अब हम बहुत कम जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि वाइस एडमिरल हमारे जो हैं वो आरिफुल्लाह हुसैनी उस वक्त फ्लीट कमांडर थे पाकिस्तान के। वो हमारे दावत पर 29 दिसंबर 2015 को हमारे यहाँ पर आए थे, जो हमारा बड़ा एक हमने प्रोग्राम किया था राब्ता फोरम इंटरनेशनल के तहत। उन्होंने जब मैंने तकरीर में उनका इस्तकबाल किया और उसको जो मैंने जुमला कहा कि भाई आप हमें चाइना हमें 8 आबदोज़े दे रहा है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने फौरी तौर पर इंटरप्ट किया मुझे। उन्होंने कहा कि 4 आबदोज़े, तो उन्होंने कहा कि ये जुमला आप दुरुस्त करें अपना, हम 8 आबदोज़े उनसे ख़रीद रहे हैं, वो दे नहीं रहा हमें, कोई मेहरबानी करके नहीं दे रहा, हमें मुफ्त में नहीं दे रहा, 8 आबदोज़े हम उनसे ख़रीद रहे हैं जी। तो मैंने उसी वक्त तस्दीक़ की। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, करवट। तो वो बड़े अजीम शख्सियत थे। तो मैं वो जो कोरोना में वो शहीद हो गए। तो अब वो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पहले जो कभी भी हमारे यहाँ पर समंदरी जो जहाज़ों को समंदरी उसको हमारी अहमियत नहीं दी गई, जिसकी वजह से हमें मुग़ल एम्पायर को इंडिया के उसमें जाना पड़ा, यानी बरतानिया के कब्ज़े में जाना पड़ा, क्योंकि वो बहरी ताकत थी। उस वक्त हमारे पास इंडिया के पास बहरी ताकत नहीं थी, जो कि इस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी। तो वो क्योंकि लैंड लॉक कंट्री से आए थे, उज़्बेकिस्तान से, वादी फ़रगाना से आए थे बाबर साहब, और तमाम जितने भी आए थे, पठान हमारे, खिलजी, और जो लोग भी तुगलक फलाना जो सब के सब लैंड लॉक कंट्री से आए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि ये समंदर में क्या अहमियत और हिफाजत करनी। हालांकि कुरान मजीद में मौजूद है समंदर की अहमियत कि साहब हमने आपके लिए वहाँ पर खुराक रखी है, हमने आपके लिए वहाँ पर जेवरात रखे हैं, मोतियाँ रखे हैं, जो आपके पहनावे के काम आते हैं, आपकी ज़रूरत के काम आते हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो काविशें हो रही हैं कि हमारी जो ज़मीन है। अच्छा, एक और बात भी हम कहना चाहते हैं कि अभी 10 दिन पहले इंडिया का एक शिप था जी, यानी हम जो आबनाए यमन से लेकर जी और यहाँ तक हम ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी किसे कहते हैं कि आप अपने तिजारती जहाज़ों की या आपकी जो बहरी कज़ाकी है, आपके यहाँ जो स्मगलिंग है, आपके यहाँ जो और ख़राबी की बात है, उन सब की हिफाजत आप कर सकें, बहरी कज़ाकों से बच सकें। अगर कोई जहाज़ आपका ख़राब हो जाए या आपके इलाके में ख़राब हो जाए तो उसकी मदद को पहुँचें। तो भारत का एक जहाज़ जो कि जा रहा था ओमान, वहाँ पर हमने उसके सिग्नल आने बंद हुए, वहाँ से SOS कॉल आई। तो हमारा एक कश्मीर का जो उसका नाम कश्मीर था, जो जहाज़ उनके रेस्क्यू को पहुँचा जी, और रेस्क्यू को पहुँचकर उनके जो 14-15 का जो स्टाफ था उनको बचाया, उनके जहाज़ की मरम्मत की और फिर उनको आज़ी में सफ़र कर दिया। तो भारत ने उसका शुक्रिया भी अदा किया। तो अब हम वहाँ से लेकर अभी हमारी सलाहियत मौजूद है कि हर उस जहाज़ को जो कि आबनाए यमन से चलता है और कराची तक आता है, उस तक हम ब्लू वाटर नेवी हैं, वो हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं जी। ये सलाहियत हम इंडियन ओशन में भी चाहते हैं। तो हमारी जो 8 आबदोज़ जो आ रही हैं, ये हमें ये सलाहियत हासिल करने की दे देगी, हम ब्लू वाटर नेवी बन जाएंगे जी। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है, उसमें हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास आबदोज़ जो थी गाज़ी थी, आपको याद होगा जी, और गाज़ी की वजह से हमने इंडिया को 65 की जंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उनके जो बड़े बड़े जहाज़ थे, जो वो दिल्ली जहाज़ था, और दूसरे जो है उनको बाहर निकलने नहीं दिया, बम्बई के उससे पोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि वहाँ आबदोज़ निशाना लगा के बैठी हुई थी।
तो इसके अलावा तो फिर ये हुआ कि जब 2015 के अंदर या 2016 के अंदर जब इनका पहला अबदूस पकड़ी गई है, वो हमने एक स्टाइल मारा कि वो कहा कि साहब यहाँ से पहला हम यहाँ से शिपमेंट हम ले जा रहे हैं चीन का गवादर से जी। तो उन्होंने अपने अपने अबदूस बोली कि उसको नुकसान पहुँचाएँ, तो हम उसको पकड़ लिया। तो हमने पूछा था, आपको याद होगा इसी जगह पर जिस जगह पर हम इस वक्त बैठे हैं, वाइस एडमिरल आसिफ हुमायूं तशरीफ़ लाए थे। हमने उनसे पूछा कि आप कैसे पकड़ लेते हैं? तो उन्होंने कहा साहब बात यह है कि हमारे पास समंदर का डाटा है, समंदर में जो भी नई चीज़ दाखिल होती है, नई कश्ती दाखिल होती है, नई कोई मछली दाखिल होती है, तो हमें पता चल जाता है। हमारे पास डाटा ऐसा ज़बरदस्त है कि जो भी चीज़ नई दाखिल होगी तो हमें लहरों से पता चल जाता है, क्योंकि हमारे पास डाटा इतना ज़बरदस्त है कि हमें मालूम हो जाता है कि कोई चीज़ नई दाखिल होती है, हम उसका पीछे शुरू कर देते हैं जी और आकर पकड़ लेते हैं। तो अब तक हमने 3 दफ़ा उनकी आबदोज़ों को, इंडिया की आबदोज़ों को पकड़ा है। पकड़े से मुराद ये कि देख लिया गया है, किसी भी आबदोज़ को देख लेना उसकी मौत के मुतरादिफ है। ये समझा जाता है कि वो उसकी मौत हो गई। इट इज़ नॉट अलाइव, इट इज़ डेड। इसलिए कि जिस वक्त चाहें उसको हम टारपीडो मार सकते हैं जी। तो टारपीडो हमने जानबूझ के नहीं मारते हैं, हमने सारी दुनिया को दिखा दिया। वो अपना भोपू बाहर निकाल के देख रही थी, तो हमने सारी दुनिया को दिखा दिया कि साहब 2016 की ये बात है। फिर दूसरा हुआ, दूसरा भी हमने पकड़ लिया, फिर तीसरा हुआ, तीसरा भी पकड़, 3 दफ़ा हमने उनको पकड़ा है। अभी तक उनको ये जुर्रत नहीं हो सकी कि हमारे इलाके में घुसकर कोई काम कर सकें जी। मेरे साथ फिर ब्रेक लेकर जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो 3 मौज़ूआत और हैं जी, उस पर बात करेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जी। मेरे साहब आ जाएँ। क़ौम मुत्तहिदा में रूस यूक्रेन जंग में जो शुमाली कोरिया के मिसाइल आ गए, यूक्रेन जंग में कोई ऐसी बात नहीं है बड़ी बात जैन साहब। बात यह है कि शुमाली कोरिया का जब वहाँ पर गया था सदर या जो आमिर है, उसी वक्त हमें पता लग गया था कि कुछ ना कुछ ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उसका सीना भी फूला हुआ था। तो वो उसको पैसे भी मिल गए थे, उसके बाद पैसे भी नहीं थे जी। वहाँ भूख बहुत है शुमाली कोरिया के अंदर, गुर्बत बहुत है। जो जनूबी कोरिया तो बहुत मालदार है, क्योंकि वो इक़्तिसादी पाबंदी भी है ना उन पर भी। हाँ, लेकिन गुर्बत बहुत है वहाँ पर जी। वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है शुमाली कोरिया में। तो वो फिर वो एक लड़के की, जब उसका बाप मरा था तो एक लड़का था कोई 12-15 साल का, वो हवा में उड़ता रहा, फिर जहाज़ें करता रहा, उसको पता ही नहीं दुनिया क्या है। तो उसने दे दिया होगा असला, तो कौन सी बड़ी बात होगी। तो मिसाइल दे दिए हैं उनको। अब जाहिर है कि रूस के पास जो मिसाइल हैं वो अमेरिका से मुकाबला करने के मिसाइल हैं। वो छोटे मुल्कों से टुटपंजे यूक्रेन जैसे मुल्कों से मिसाइल नहीं है। वो क्या कर रहा है, ईरान से ड्रोन ले रहा है, तुर्की से ड्रोन ले रहा है। हम तो एंड यूज़र जो है अमेरिका है, हम तो अमेरिका को देते हैं। अमेरिका अगर यूक्रेन भेज रहा है तो हम क्या करें? एक सर्टिफिकेट शायद जारी होता है जी कि एंड यूज़र कौन है इसका। कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि एंड यूज़र यूक्रेन का जो पाकिस्तान ने असला सप्लाई किया वो अमेरिका है, फ्रांस है, बरतानिया है, वो एंड यूज़र ही वो होता है। वो सर्टिफिकेट उसके हाथ में होता है जिस जहाज़ में असला जा रहा होता है। वो समझते हैं कि भाई यही इनके पास असला था, वो ख़त्म हो गया, पाकिस्तान के पास असला नहीं है लड़ने के लिए ये टीटीपी से। लो भाई तुम कैसे बावले लोग हो आप। जो लोगों को ये अपना जो जहाज़ है जो अब बड़ा जिसका अर्जेंट टोंक है वो कोई ख़रीदता नहीं है। आपका जो जहाज़ है वो तीजा, उसे कोई ख़रीदता नहीं है। हम जहाँ पहुँचते हैं वो आप फ्री में दे देते हो। हमारा F-100 तैयारा तो ज़बरदस्त है, आपको हमने कई दफ़े तमाशे दिखा दिए हैं जी। आपके 2 जहाज़ गिराए हमने, कई मुल्कों ने उसकी ख़रीदारी भी की है, खरीदे भाई की है जी। तो अब ये जो बात आप कर रहे हैं वो उन्होंने कहा है कि हुआसोंग 2 सीरीज़ का जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो उन्होंने जब ये खारकी में मारा है तो उस पर बड़ी ज़बरदस्त लेदे हुई है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो सख्त में एतराज़ किया है कि साहब आपने किया, बड़ी बड़ी कमेटियाँ बन गई हैं कि वो साहब आप वो उनका पूरा वक्त किया गया है, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। खारकीव लेकिन आप खारकीव का इलाका ऐसा है जिस दिन खारकीव पर उन्होंने कब्ज़ा किया उस दिन यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा। खारकीव इज़ द मेन सिटी। वो रूसी मज़े ले रहे हैं क्योंकि रूसियों ने पहले से प्लानिंग कर लिया था कि अमेरिका हमारे साथ क्या खेल कर रहा है। इस दफ़ा रिवर्स हो गया और साथ साथ में ऊपर से ये मसला हो गया आपका गज़ा का हो गया। ये तो दुनिया भर के लिए एक अचंभा है। तीसरा वाक़या हो गया अभी जब इसने आपने 14 अप्रैल को जो किया, इसने ईरान ने हमला किया, ये एक नया वाक़या हो गया। ईरान ने जो डॉक्ट्रिन बनाया है वो तो बहुत शानदार डॉक्ट्रिन बनाया है। पहले अपने ड्रोन भेजे ताकि वो जितने भी उसके जो सिस्टम मौजूद है, कौन सा सिस्टम है उनके पास,
उनका जो सबसे बड़ा मशहूर है जो आयरन ड्रोम है। अच्छा जी, उन्होंने मौका दिया कि आयरन ड्रोम जितने भी हमारे हमारे ड्रोन को मार लें, खाली हो जाएगा जी कितने होगा। फिर उनके पास जो है वो डेविड के नाम से वो है, वो कर लेगा साहब। इसके बाद तीसरा उनके पास एरो 1 है, एरो 2 है, एरो 3 है। फिर इसके अलावा उनके पास वो है जो है जो पेट्रियट है। फिर उनके पास और है डेविड सिलिंग जिसका नाम है, वो इस्तेमाल कर लिया। और बहुत सारे हैं, वो सारे इस्तेमाल कर। साफ नामी तो जो सिस्टम है जो हमारे पास भी है जी, वो जो स्वीडन का, वो सब है। तो ड्रोन उन्होंने जो डॉक्ट्रिन बनाया वो ये बनाया कि पहले हमले में हमने उसने ड्रोन भेजे सैकड़ों की तादाद में, तो वो मार के बड़े उन्होंने खुश हो गए कि साहब हमने ड्रोन मार दिया, पता हो गया। अब उसके बाद में उन्होंने एक मिज़ाइल भेजने शुरू किए जो स्लो मोशन के थे जी, उनके ऊपर भी खर्चा हो गया। अब उन्होंने फिर वो भेज दिए जो ब्लास्टिंग मिसाइल, हाँ मिज़ाइल भेज दिए ज़बरदस्त, जी जो कि निशाने पर लगते हैं, घूम फिर के जाते हैं, निशाने पर लगते हैं। नतीजा ये हुआ कि उनके 3 रनवे थे F-13 के, F-35 के, जी, वो तीनों को तीनों ज़ख्मी हो गए। या आपको उनको ज़ख्मी से मुराद मेरी ये है कि तबाह हुए, वो तबाह हुए या उनका कुछ ऐसा मुतासिर तबाह हुए। हुआ। जी, तो दिस इज़ द न्यू डॉक्ट्रिन। अब के उन्होंने पहले अपने जहाज़ मरवाए, आपको खाली किया, आपके जितने भी डिफेंस सिस्टम थे उनको सबको खाली किया, और इसके बाद में फिर उन्होंने भेज दिया जो स्ट्रिंगर मिसाइल, आपने जो भी आप कह लें उसको। जी। अच्छा मेरे साहब, इसमें जो हम उसकी बात करते हैं रूस यूक्रेन वाले मामले पे, देखें अब वो अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया भी मदद को आ गया उनकी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो $100 मिलियन की मदद, ये सभी दे रहे हैं। लेकिन भाई मसला ये आ गया है कि अमेरिका ने उनको बहुत बड़ी तादाद में असला देने का वादा किया था, लेकिन सारे यूरोपीय मुल्कों ने इनकार कर दिया। जी, वजह ये है कि अमेरिका, वो सारे यूरोपीय मुल्क ये कहते हैं, वो हमने उसकी आपको तकसीम बताई थी, F-16 के मुआहदे हुए हैं भाई मेरी उनको बात देने सुन के। लें। वो पहली बात ये थी कि वो कहते हैं हमारे को फैक्ट्री है, ये कहती है कि हमें पैसे दो तो हम दें। जी, 6 भाई उन्होंने तो कुछ 60 बिलियन कहा था, किसके दिया, 6/2 किसको दिया, किसको दिया, हर एक यूरोपीय मुल्क को बांटा। नाटो के जो कंट्रीज थे नेटो की, वो उनसे कहा उनको ये दे, तो वो सब ने इनकार कर दिया। हमने अपनी तफसील बताई है इसमें, जब जाने सियासत में बताई है, तारीख तफसील बताई है। तो वो अब इसमें $100 मिलियन दे दिए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने सबसे बड़ा काम तो ये किया कि उसका उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था, इतना ज़ोरदार हमला किया है कि वो नीचे जो 2-3 किलोमीटर जो नीचे, 4 किलोमीटर नीचे जो उनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था ज़मीन के अंदर, उसको तबाह कर दिया रूस ने। उन्होंने तस्लीम किया है कि हमारा कंट्रोल कमांड सिस्टम तबाह हो गया, हम क्या करें, हमारी मदद को आओ। इन्होंने, यूक्रेन वालों ने, सदर साहब ने, बार वो दुनिया उनकी मदद को आ रही है। अच्छा मेरे साहब अगले मौजू पे चलें। देखिए गज़ा के अंदर जुल्म ये है कि गज़ा में जो सूरत हाल है वो इतनी ख़राब है कि फौरी जंग बंद होने की बंद होनी चाहिए, वो तो दावा दावा कर रहे हैं जी, आलमी इसराइली जारियत को रोके फ़लस्तीनी सदर कह रहे हैं। इसराइली बमबारी से बच्चे और ख़वातीन की शहादत हो रही है। अब 15,000 से ज़्यादा तो तस्लीम शुदा हैं, बच्चे सिर्फ, ख़वातीन और बूढ़े ज़्यादा हैं। फिर 40 दिनों की जंग बंदी की आलमी क़यादत मुताबिक नहीं है, सब ने फैसला किया हुआ कि इनको मारना ही मारना है। वो कोशिश तो हो रही है, लेकिन नहीं, वो कोशिश हो ही नहीं रही है। आप बात नहीं कर रहे। कोशिश हो रही थी, इसराइल की जरूरत है, कोशिश को रोक। लेकिन 40 दिन का तो हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मान रहे नहीं है। भाई नहीं मान रहे, कैसे नहीं मान रहे? तो वो तो अगर पूरे यूरोप उसके, फिर इसराइल, फिर अगर वो मान रहा होता तो ऑस्ट्रेलिया क्यों मदद कर रहा है उसकी? नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो मदद कर रहा है उनकी, यूक्रेन की। ये तो इजराइल की बात हो रही है। नहीं, सब लोग कर रहे हैं, इसराइल की मदद कर रहे हैं खामोशी से। हाँ, वो सब लोग, जिस वक्त इमरान ने कहा हम बदला लेंगे, तो सब ने अपने क्यों वहाँ पर डिफेंस सिस्टम लगा दिए थे। जी, वो तो बरतानिया भी ले आया, फ्रांस भी ले आया, अमेरिका भी ले आया। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मदद कर रहे हैं? तो यही बात, वो जो आप कह रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों को ये तो नज़र आ रहा है। नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ कि जिसको दज्जाल आप कहते हैं, दज्जाल अमेरिका ही है। इसलिए यही तो कि उसको एक आंख से नजर आ रहा है, इंसान दूसरे नज़र नहीं आ रहे। जी, उनको इंसान ही नहीं समझते, वो नेतन्याहू की आंख से देख रहे नहीं हैं। देख रहे हैं। अब इसराइली वज़ीर खड़ा, अब यहूदियों ने भी मज़ार शुरू कर दिया। उन्हें मालूम है कि हमारा अंजाम क्या होगा, तो भाग रहे हैं वहाँ से। जी, उन्होंने ये मुतालबा किया है। अमरीका के बाद फ्रांस की यूनिवर्सिटी में भी इसराइली खिलाफ मज़ारी शुरू हो गया। तो लेकिन इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क, तो वो नेतन्याहू कुछ नहीं हो रहा। भाई बात ये नहीं है साहब, तारीख में ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। जी,
लाखों आदमी इन्होंने, यहूदियों ने हमारे मुसलमानों के पहले भी शहीद किए हैं, इसी जगह पर किए हैं जिस जगह पर अब हो रहा है। इस्कंदर आज़म के ज़माने से जंग चल रही है। उस वक्त तो मुसलमान नहीं थे, उस वक्त इजरायली थे या ईसाई थे। तो उस वक्त से जंग चल रही है। ये गज़ा का इलाका बहुत यानी स्ट्रेटजिक इलाका है। तो अब तो ये मुसलमानों को पहले भी मार चुके हैं। तो फिर सलाउद्दीन अय्यूब पैदा हुआ। 1099 से जंग शुरू होकर 1187 में जाकर सलाउद्दीन अय्यूबी ने दोबारा लिया है फ़लस्तीन, 88 ईयर्स के बाद में। अभी तो 56 साल हुए हैं बच्चों जी, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो आप, लेकिन आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि दुनिया को इस वक्त पागलपन हो रहा है। और अभी सऊदी अरब भी बातें मिला रहा है, हर एक आदमी बातें मिला रहा है। अब देखो जी क्या अजाब आ रहा है अरब में, सऊदी अरब में तूफ़ान आया है, हवा का तूफ़ान इतना ज़बरदस्त आया है, बारिश बहुत हो रही है। तो अल्लाह पैगाम भेज रहा है इन लोगों को, अरबों को, कि आप लोग क्या कर रहे हो। लेकिन वो तो नया कोई मनसूबा बन रहा है अमेरिका और अब जो भी बने, देखो ना, आधा गज़ा मलबे का ढेर बन गया है। अब 608 इसराइली मारे जाए। अब 608 क्या चीज़ है? 608 फौजी मारे गए उनके। फौजी से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरे साहब, लेकिन एक और चीज़ हुई है, वो जो आलमी अदालत इंसाफ है उसमें ये हुआ भाई क्या कर लेगी? मुझे ये बताइए कि अगर आदमी अगर फ़र्ज़ के लिए एक बच्चा मारा गया बेगुनाह, आलमी अदालत ने नेतन्याहू को फांसी दे दी आज से 10 साल बाद में, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने पर। देखो जब यहूदी मारे गए तो उन्होंने कहा साहब वो बड़ा वाक़या हो गया, साहब बड़ी 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 हो गई और जो है इतने ज़्यादा यहूदियों को मार दिया है, गैस चैम्बर मार दिया है। वो सही समझ गया था कि इनके बगैर हम दुनिया में नहीं बचा सकते हैं। तो अब हमारे मज़हब में तो इसकी इजाज़त नहीं है। सलाउद्दीन अय्यूबी ने इनको बचाया ईसाइयों से। तो ये जालिम उल्टा डबल गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। हमारे 5 मुल्कों को तोड़ रहे हैं, ईरान को तोड़ रहे हैं, तुर्की को तोड़ रहे हैं, और मदद करना चाहते हैं कुर्दों को घुसा रहे हैं जी। क्योंकि सलाउद्दीन अय्यूबी कुर्द था, और कुर्द वो पहले भी अरबों के अंदर ताकत नहीं थी। कुर्द मैदान में आया इनके मुकाबले में, और किस तरीके से उसने जंग लड़ी है, किस तरह से आप सारे मुसलमान मुल्कों के यहाँ पैसे सप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो सलाउद्दीन अय्यूब के ज़माने में भी यही चाल हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से सबको हशीश सप्लाई कर रहे थे। हशीश इस वक्त जहाँ पर हिज़्बुल्लाह बैठी हुई है, ये हशीश का सेंटर था। ये इन्होंने अंदरूनी तौर पर बनाया हुआ था जी। तो अभी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हमारे हिज़्बुल्लाह वालों ने। तो वहाँ पर हमला करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता उनको, सिवाय एटम बम के कोई काम नहीं करेगा वहाँ पर। अच्छा मेरे साहब, वो जो आप हिज़्बुल्लाह वाली बात कर रहे थे अभी, एक और बात हुई थी इसी गज़ा जंग की वजह से। वो ईरान और इनका क्लैश तो हुआ, लेकिन ईरानियों ने उनका तिजारती जहाज़ भी कब्जे में लिया। हाँ वो उसको मैं चार उसमें जो थे वो भी छोड़ दिए उन्होंने। लेकिन बात ये नहीं है, ईरान मैसेज दे रहा है, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। मुझे ये यकीन है कि जिस अंदाज से उन्होंने इस वक्त जो डिप्लोमेसी शुरू की है ईरानियों ने, वो अच्छी डिप्लोमेसी शुरू की है। पाकिस्तान के बाद में वो श्रीलंका गए हैं, जो करीब 3 दोस्त हैं उनका जी। वो हम बिन तोता की सरजमीन, जो आपको याद होगा कि हमने ये कहा है कि जो 3 ट्रायंगल ऑफ डेथ हैं, जो ट्रायंगल ऑफ डेथ जो 3 बंदरगाहें हैं, उसमें एक चिटगांग है, एक हम बिन तोता, एक इंडिया के लिए हमने बात की है जी। जो काशी साहब ने उस पर आर्टिकल लिखा है जी, ट्रायंगल ऑफ डेथ। तो एक हमारा ये है आपका ये गवादर, हम बिन तोता, और वो जिस वक्त भी लड़ाई हुई है, क्योंकि वो हमारे असर में तो नहीं है चिटागांग, लेकिन वो चाइना के असर में तो है जी। बिल्कुल, हम भी तोता पर तो चाइना खुद बैठा हुआ है। अब इन्होंने वहाँ पर ओमान के सरहद के ऊपर एक अड्डा बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम उसको नाकाम बना देंगे इंशाल्लाह। अब आखिरी 3 मिनट रह गए जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो कोशिश है कि सरमायाकारी हो, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कई अच्छे काम तो किए हैं। बात ये बेचारा कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सी ताकतें लगी हुई हैं। खुद उनका अपना भाई लगा हुआ है। अब हम क्या करें? हाँ, लेकिन वो उसको वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं देना चाहता, उसके पीछे लगा दिया आपने डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म जी। लेकिन वो तो एक अंदरूनी मामला है। लेकिन ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उनका खिताब अच्छा था जी। वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मौसम तब्दीलियों ने पाकिस्तान को बहुत मुतासिर किया है। आलमी इक़्तिसादी फोरम पर सेहत के शोबे में तफ़रीक़ खात्मे के मौजू पर बहस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2003 में सऊदी अरब में जब मुझे कैंसर हो गया था, मुझे न्यूयॉर्क ले जाया गया, मेरा ऑपरेशन किया गया, तब मुझे हज़ारों डॉलर देकर इलाज करवाना पड़ा। इस वक्त मैंने सोचा कि मेरे मुल्क में कितने लोग इस तरह के इलाज कराने काबिल हैं। फिर मैं पाकिस्तान आया, वज़ीर पंजाब मुंतखब हुआ। तब हमने पंजाब में गुर्दे, जिगर और कैंसर के इलाज के अस्पताल बनाए। हमारे मुल्क में बहुत सारे अफराद
अब ये बेसिकली तो वो यहाँ पर वो इमरान खान को काउंटर कर रहे हैं जी कि उसके जो जो हॉस्पिटल कैंसर है, हॉस्पिटल जी, तो शौकत खानम उनका एक बड़ा हॉस्पिटल है ज़ाहिर है। हाँ, लेकिन वो पैसे भी तो बहुत खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ। उससे बेहतर तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जी 19 जी अस्पताल बिल्कुल। हैं जो। लेकिन मेरे साहब ये ज़्यादा अहम ये था कि वली अहद को इनको दौरे की दावत देनी थी, क्योंकि वो आएंगे तो मामला तय होंगे हतमी तौर पे। नहीं, अभी वो देखिए, मैंने ये बात बार बार आपसे कही है कि कोई भी मुल्क जो है वो अपने मफाद के बगैर नहीं आता। जी पहले हमारे अमेरिका जो सऊदी अरब के दरमियान में ये माहदा था कि भाई हम उनकी हिफाजत करेंगे। मैंने हमारा माहदा ये था हरमैन शरीफ का। जी उन्होंने उसका ये मतलब लिया कि हम सऊदी अरब की हिफाजत करेंगे। भाई हम सऊदी अरब की हिफाजत के लिए नहीं हैं, हम हैं, लेकिन अगर वो आप पर कोई गैर मुल्की हमला करे, ईरान हमला करे तो हम साथ नहीं देंगे, यमन हमला करे तो हम साथ नहीं देंगे। अलबत्ता हरमैन शरीफ की हम हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। हमारी वहाँ 2 डिवीज़न फ़ौज मौजूद है, हमारे वहाँ एयर बेस मौजूद है खरज में। एयर बेस नहीं, हमारे हमारे तरबियती इंजीनियर मौजूद हैं जी और वो हिफाजत करते हैं। हमारे लड़ाका तैयारे जो जो लड़ाका तैयार हैं उनके हमारे पायलट हैं, उनको हम तरबियत देते हैं। सऊदी तरफ तो बेहतरीन हो गए वो भी, तो वो बात नहीं है। बहरहाल अभी वो कोशिश करें कि मईशत बहाल हो, और उसके नहीं, वो लिए ठीक है। IMF के सऊदी अरब में अगर अब सऊदी अरब हमसे नाराज़ हुआ इस बात पर कि हम यमन में क्यों फंसे, लेकिन सऊदी अरब को मालूम होना चाहिए कि वो अमेरिका की चाल थी कि हमें यमन में फंसाना चाहता था। जी हम नहीं फंसे तो अरब हमसे नाराज़ हो गए, सऊदी अरब भी हमसे नाराज़, तो वो मोहब्बत ही नहीं रही जो कि मोहब्बत हमारी बुनियादी पहले थी। जिस वक्त सुल्तान आया $2 बिलियन आपको मुफ्त में दे गया, कहना कोई हिसाब नहीं इसका, आपको हम दे रहे हैं। तो अब वो उसके बाद में उनका ख्याल ये था कि हम आपके ट्रैप में फंस जाएंगे। हम आपके ट्रैप में नहीं फंसे। पाकिस्तान ने कहा कि हमारी फ़ौज किसी मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बजी, ना हम ईरान के ख़िलाफ़ बजेंगे, ना ईरान के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो हमने बुनियादी फ़ैसले कर दिए जो हमारे सही फ़ैसले थे। बिल्कुल ठीक और आज साबित हो गया, ख़ुद वहाँ से उनको निकलना पड़ा। पहले तो यूई साहब निकले जिन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे। जी आज यूई के अंदर मंदिर बना रहे हैं। शर्म करो, हया करो तुम। मैंने जो मोहम्मद जो क्या नाम है उनका, निहान है, उनको मैं कह रहा हूँ, नाम रखते हैं बड़े बड़े रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसकी मंदिर की घंटी उठा के जाने लगाते हैं। जी मेरे साहब फिर वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।